नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक जरूरी सूचना लेकर। कुछ प्रमुख बिंदु जो व्याख्याता भर्ती की परीक्षा के फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। जिन्होंने फॉर्म अभी तक भरा नहीं है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। या भविष्य में जो फॉर्म भरेंगे, जैसे सेकंड ग्रेड है या अन्य किसी भी परीक्षा के फॉर्म भरते हैं, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है यहाँ पर। तो कुछ सूचनाएं हैं, जैसे कि आज जो मैं बताने वाला हूँ कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, और आयु में किसको कितनी छूट मिलने वाली है, आरक्षण के क्या नियम हैं, विधवा, तलाकशुदा या प्रत्येकता के लिए क्या नियम रहते हैं भर्तियों में, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित क्या रहते हैं, ओटीआर सूचना क्या रहती है, ओटीआर में और जो फॉर्म भरा गया है, जैसे ओटीआर में किस प्रकार की जो त्रुटियां हैं उनको सुधारा कैसे जा सकता है, और जो फॉर्म आवेदन किया है आपने उसमें जो त्रुटियां रह गई है उनको किस प्रकार आप सुधार सकते हैं। तो उन सभी त्रुटियों पर या जो गलतियां आपने फॉर्म भरते वक्त कर दी है उनमें फिर से सुधार कब हो सकता है और कैसे हो सकता है, ये सारी सूचनाएं लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है और कोई गलती कर दी है तो उससे संबंधित भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होएगी। संपूर्ण पीडीएफ है, आप बने रहें। पीडीएफ के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी जानकारी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र की एक टेस्ट सीरीज चला रखी है। 100 टेस्ट है इसके अंदर, सिर्फ 500 रुपये के अंदर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र, हमारा जो ऐप है संकुल मार्गदर्शन उस पर उपलब्ध है, और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको अपने ऐप पर मिल जाएगी। चाहे तो आप उस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या कोई भी सूचना जान सकते हैं भी किस प्रकार क्या हो सकता है। कभी कभी होता है कि मैंने जो बताया वो दिमाग से निकल जाता है ऐसी कंडीशन में, और बहुत से नोट्स जो है वो वहाँ पर आपको फ्री मिलेंगे, तो वहाँ पर जाकर उन फ्री नोट्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और बहुत सारी सूचनाएँ वहाँ ऐप पर आपको मिलती रहेंगी लगातार। तो चलो चलते हैं, आज जिस सूचना को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ तो वो सूचना है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि फॉर्म किसे भरना चाहिए, मतलब ये व्याख्याता के लिए है। कुछ चीज़ें व्याख्याता के लिए हैं, मैं बताता जाऊंगा अपने आप, और जो अन्य सभी भर्तियों के लिए है वो भी मैं बताता जाऊंगा। जैसे व्याख्याता भर्ती है, व्याख्याता भर्ती के लिए क्या चाहिए, पीजी और बीएड चाहिए। क्या पीजी और बीएड चाहिए, प्रतिशत का कोई रूल नहीं है। अब जैसे विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर एमए में कितने प्रतिशत चाहिए, बीएड में कितने प्रतिशत चाहिए, तो इसका कोई रूल नहीं है। आपकी एमए होनी चाहिए और आपकी बीएड होनी चाहिए। अब एमए में भी क्या समस्या रहती है कि एमए में भी क्या है, इतनी छूट देती है, ठीक है ना, आरपीएससी, कि आपका पीजी जो है प्री होना चाहिए। पीजी से तात्पर्य चाहे आप एमए हो, चाहे आप एमएससी हो, चाहे आप एमकॉम हो, पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वो भी अगर आपकी प्रीवियस क्लियर हो गई है, फाइनल ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन क्या है, आप योग्य नहीं हैं, लेकिन जल्द ही आपको योग्यता प्राप्त हो सकती है, तो फॉर्म अवश्य भरें, क्योंकि भर्ती आगे पीछे भी हो सकती है। अगर योग्य नहीं हो पाए तो फॉर्म विड्रॉल किया जा सकता है। मतलब कहने से तात्पर्य यह है कि अगर आप एमए में अभी आपकी बीएड है, आप व्याख्याता का फॉर्म भरना चाहते हो और आप बीए बीएड हो, एमए में अभी आपकी प्रीवियस चल रही है, अगर प्रीवियस चल भी रही है, पीजी में आपकी प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो भी आपको कोई समस्या नहीं है, आपने फॉर्म भर देना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपका है दृढ़ इच्छा है कि आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो पाती है तो आरपीएससी अंतिम समय में मौका देती है कि आप अपना फॉर्म जो है विड्रॉल कर सकते हैं, फॉर्म निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उस समय फॉर्म उठा भी सकते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी कारण भर्ती जो आगे बढ़ जाती है, ठीक है, और लंबी चल जाती है, किसी कारण से हो नहीं पाती, फिर आगे चली जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर से फॉर्म भरने का मौका दे या न दे, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म, अगर आप कहीं न कहीं वो योग्यता प्राप्त करने वाले हैं तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। और योग्यता आपने प्राप्त करनी नहीं है, आपने सोच लिया कि मैंने एमए करनी नहीं है या बहुत कोई नज़दीक ही नहीं है सिस्टम, तो फिर आप ऐसा काम न करें, फॉर्म न भरें चाहे, ठीक है। उसके बाद क्या है,
आवेदन के अंतिम दिनांक, व्याख्याता भर्ती की जो आवेदन के अंतिम दिनांक है वो 4 दिसंबर है और आपको 2 दिसंबर तक आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत सी समस्याएं आती है। उन समस्याओं के लिए आरपीसी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो जिम्मेवार नहीं है उन सभी समस्याओं के लिए। तो फॉर्म पहले ही भर दें। और फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखें कि फॉर्म जब आप भरते हैं तो उसके अंदर फॉर्म को क्या होता है, हम बार बार क्या करते रहते हैं कि चेक करते हैं कि हाँ देख लो चेक सही हुआ है कि नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, चेक करते रहते हैं। और कई बार ये होता है कि हम ई मित्रा वाले पे छोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम फाइनल सबमिट करना भूल जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि जब तक आपको रजिस्ट्रेशन क्रमांक नहीं मिल जाता या आवेदन क्रमांक नहीं मिल जाता और आप उसकी जो हार्ड कॉपी नहीं निकलवा लेते, तब तक वेरीफाई न करें। और ध्यान रखें कि इस प्रकार की गलती न हो, क्योंकि हमारी जानकारी के अंदर जैसे कुछ विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने ई मित्रा पे डाला, उन्होंने कहा हाँ चेक कर लेंगे, हाँ कर लिया चेक, फाइनल सबमिशन हो नहीं पाता है और वो इस में रहते हैं कि हाँ भी हमने फॉर्म भर दिया है। ठीक है ना, तो ऐसी गलती न करें, पूरी तरह से सचेत रहें फॉर्म भरते वक्त। ठीक है ना। आयु सीमा में छूट, आयु सीमा में छूट क्या रहती है कि एक जो व्याख्याता भर्ती आई है, अभी व्याख्याता की जो भर्ती है उसके लिए, ठीक है ना, व्याख्याता भर्ती के लिए 1/1/2025 तक आयु मांगी है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। न्यूनतम में कभी किसी को छूट मिलती नहीं है और अधिकतम में वैसे तो 40 वर्ष है, लेकिन 1 वर्ष की छूट दी गई है अधिकतम में। वो किस बात की दी गई है कि 1 वर्ष 2023 में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं आई, जिन वर्षों में कोई भर्ती नहीं आती है उन वर्षों की छूट मिलती है, तो 1 वर्ष की ये छूट दी गई है। तो इस तरह से सामान्य पुरुष की जो आयु रहेगी वो 41 वर्ष रहेगी। सामान्य पुरुष की जो आयु रहेगी वो 41 वर्ष रहेगी। SC ST की 1 वर्ष ये हो गया और 5 वर्ष उनको वैसे छूट मिलती है, तो 40 वर्ष तक का जो व्यक्ति है 1/1/2025 तक जिसकी 40 वर्ष हो रही है वो भर सकता है। 40 वर्ष से कम है वो फॉर्म भर सकता है। SC ST महिला के लिए क्या है, 10 वर्ष की उन्हें छूट मिलती है। 1 वर्ष ये हो गया तो कुल 11 वर्ष हो गए। इस तरह से वो 40 से 11 51 वर्ष तक, 51 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकती है। मतलब 1/1/2025 तक जो 51 वर्ष की महिला नहीं हुई है SC ST की, वो फॉर्म भर सकती है। सामान्य महिला जो है उसको 46 वर्ष तक, उसको 5 + 1 6 वर्ष की छूट है। OTR सूचना, OTR सूचना क्या होती है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो रहता है, समस्त डाटा आधार से लिया जाता है। जिस डाटा से, जिस मतलब ID से आप अपना OTR करते हैं उसका समस्त डाटा लिया जाता है। तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट है, आपकी 12वीं की मार्कशीट है, आपकी BEd की मार्कशीट है, उन सब में जो आपका नाम है वही नाम आपके आधार में होना चाहिए, क्योंकि आधार से आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वो सब कुछ आधार में वैसा ही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि है तो वो पहले से सुधार लेनी चाहिए। ठीक है ना। फोटो जो है वो भी अलग मतलब 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, तो फोटो भी उसमें चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि फोटो वहाँ पर जब वेरिफिकेशन होता है परीक्षा भवन में, परीक्षा कक्ष के अंदर, तो उस वक्त भी वो आधार कार्ड की फ़ोटो से आपकी फ़ोटो का मिलान करवाते हैं। तो जिस समय आपने आधार कार्ड में फ़ोटो चेंज करवाई है उसी समय आप अपनी नई फ़ोटो भी बनवा लें, ताकि जो फॉर्म पर आप आवेदन पर फ़ोटो लगाए उस फ़ोटो में, उसमें और आप में सब में समानता मिले, ताकि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन न लग सके, कोई परेशानी न हो। जैसे आधार कार्ड में क्या होता है, नाम होता है तो नाम आप चेक करें, नाम वैसा ही है या कहीं चेंजिंग तो नहीं है। जन्म तिथि होती है, मेल फीमेल रहता है, पिता का नाम रहता है, तो ये सभी के सभी जो डाटा है आपकी शैक्षणिक योग्यता में समान है या नहीं है। इनमें भी क्या रहता है कि जैसे नाम की, अब देखो यदि आपकी शैक्षणिक योग्यता में आपका नाम राजेश कुमार है तो आधार में भी आपका नाम राजेश कुमार ही होना चाहिए। राजेश सिंह या राजेश कुमार बदलानी आदि नहीं होना चाहिए। अगर आपके आधार में नाम राजेश सिंह, राजेश कुमार इस तरह से है और शैक्षणिक योग्यता में राजेश कुमार है, तो कहीं ना कहीं वो समस्या क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपनी जो ID है उसको सही करवाएं और उसके बाद OTR करें और उसके बाद ही चेंज करें, फॉर्म भरें। आधार पर फोटो 3 माह से पुराना न हो, ये ध्यान रखें। आधार पर जो फोटो होता है वो भी चेंज करवा लें, 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे आप जागरूक विद्यार्थी हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से चलता है
ये भी समस्या रहती है। इसकी पीडीएफ में मैं अपने ऐप पर डाल दूंगा, संकुल मार्गदर्शन नाम से ऐप है। बाकी 63 771 24 802 पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कोई मैसेज, तो वहाँ भी आपको जो है ये सूचना मिल सकती है अगर मांगेंगे तो। SC ST का तो पुराना भी चल जाता है, कोई समस्या नहीं है। जाति प्रमाण पत्र OBC और EWS का नया होना चाहिए। नया क्यों होना चाहिए? क्योंकि आरक्षण का लाभ जो 8 लाख से कम आय होने पर ही मिलता है। 8 लाख से कम आय होने पर ही मिलता है। 8 लाख से कम आय होने का मतलब ये है कि 8 लाख से अचानक कहीं ज़्यादा हो गई हो, सरकार ये सोचती है कि हो सकता है इस वर्ष, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है ये बनाना पड़ता है, हो सकता है कि इस वर्ष आपकी 8 लाख से ज़्यादा आय होगी हो, तो जो आरक्षण होता है उसका आपको लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये जो है नया बनाना पड़ता है। जाति प्रमाण पत्र पिता का मान्य होता है, पति का नहीं। ये पिता की जो जाति है वही जाति रहती है। अब जैसे यदि किसी ऐसी महिला का विवाह जनरल, ठीक है ना, पुरुष से हो जाता है, ऐसी महिला का विवाह यदि किसी जनरल के पुरुष से हो जाता है तो उसे SC वर्ग का लाभ मिलेगा। ऐसी महिला का विवाह यदि किसी जनरल पुरुष से हो जाता है तो उसे SC का लाभ मिलेगा। जनरल से तात्पर्य जनरल हो चाहे OBC हो, ठीक है ना। यदि किसी सामान्य महिला का विवाह SC ST वर्ग के पुरुष से हो जाता है तो उसे SC वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी राजस्थान की महिला का विवाह पंजाब में हो जाता है तो उसे राजस्थान की भर्ती के लाभ मिलेंगे। उसके विवाह कहाँ हुआ है इससे कोई समस्या नहीं है, वो राजस्थान की है, राजस्थान में अगर कोई फॉर्म भरती है तो उसे राजस्थान के लाभ मिलेंगे। लेकिन हरियाणा में जाने पर उसे पंजाब में जाने पर पंजाब का लाभ इसे नहीं मिलेगा। जैसे कोई महिला SC ST OBC है तो इसका लाभ उसे अवश्य मिलेगा, चाहे उसका विवाह पंजाब में हुआ हो। यदि किसी पंजाब की महिला का विवाह राजस्थान में हो जाता है तो उसे राजस्थान के लाभ नहीं मिलेंगे। जैसे वह महिला पंजाब में SC ST OBC की है तो राजस्थान में वो सामान्य वर्ग में ही आएगी, ये ध्यान रखें। अन्य राज्य के सभी परीक्षार्थी सामान्य वर्ग में ही आएंगे, चाहे वो किसी वर्ग से हो, वो सामान्य वर्ग में ही उनके फॉर्म भरे जाएंगे और सामान्य वर्ग में ही वो माने जाएंगे। उनको किसी वर्ग का SC ST OBC इसका किसी प्रकार का उनको लाभ यहाँ नहीं मिलने वाला है राजस्थान में, ठीक है। आवेदन में कोई त्रुटि हो तो क्या किया जा सकता है? आप ई-मित्रा से आवेदन की अंतिम दिनांक के 10 दिन बाद तक 500 रुपये देकर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। जैसे आपने आवेदन किया, जैसे व्याख्याता की भर्ती है, व्याख्याता की भर्ती में जो अंतिम दिनांक है आवेदन की वो 4 दिसंबर है। तो एक बात तो ये है कि आपने कभी भी फॉर्म भरा है 4 दिसंबर तक भी आप अपना त्रुटि सुधार कर सकते हैं आवेदन में, और उसके बाद 10 दिन तक, 4 के बाद 10 तक अर्थात 14 दिसंबर तक आप किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधार सकते हैं। 500 रुपये की रसीद लगेगी, 500 रुपये की रसीद से आप उसमें सुधार कर सकते हैं अपने आवेदन में। लेकिन जो OTR से सूचना उठाई गई थी उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। जो OTR से सूचना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से सूचना उठाई गई थी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली सूचना तो आपकी मूल ID में चेंज होने के बाद ही चेंज हो सकती है, उससे पहले चेंज नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखें, OTR करवाते वक्त ये विशेष रूप से ध्यान रखें। चेंज के मतलब एक तो नाम नहीं चेंज होगा, एक पिता का नाम नहीं होगा, एक जन्म तिथि नहीं बदलेगी, और एक मेल फीमेल है, ये जो 4 चीज़ें हैं ये नहीं बदलेंगी, ठीक है। एक तो आप अब कर सकते हो, मैंने बताया आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो आप 4 दिसंबर तक या 4 दिसंबर के बाद 10 दिन तक 14 दिसंबर तक 500 रुपये की फीस देकर आप उसे बदला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिर्फ जन्मतिथि, नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और मेल फीमेल ये आप नहीं बदल सकते। उसके बाद भी जब आयोग जो है RPC जब परीक्षा की तिथि घोषित कर देगा दिनांक, तो उससे 2 माह पूर्व 60 दिन पहले वो इस प्रकार का विकल्प खोलेगा 7 दिन के लिए।
7 दिन के लिए इस प्रकार का विकल्प खुलेगा कि आपके आवेदन में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं 60 दिन पूर्व। मतलब प्रथम बार जब घोषणा करेगा आरपीएससी, जब प्रथम बार घोषणा करेगा कि इस तारीख को, जैसे मान लो जुलाई में, ये ऐसे मानो कि अगर जुलाई में परीक्षा, अगर वो घोषित कर देता है कि जुलाई में, तो परीक्षा की हमेशा क्या है 2 माह पहले होती है। अगर वो मई में घोषणा करता है कि जुलाई को 1 जुलाई को परीक्षा होने वाली है, तो 1 मई से लेकर 7 दिनों के लिए वो विकल्प खोलता है कि आप अपने आवेदन में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। उसके अलावा क्या है, विधवा प्रत्यक्षता या विच्छिन्न विवाह, इनके लिए क्या रहता है, विच्छिन्न विवाह, जो मतलब जिनका विवाह टूट गया हो, विच्छिन्न विवाह। जैसे किसी महिला ने 25 नवंबर को आवेदन किया और कोई घटना इस प्रकार की विधवा प्रत्यक्षता या विच्छिन्न विवाह की कोई घटना हो जाती है, 27 तक हो जाती है, तो 4 दिसंबर तक, कब, 4 दिसंबर तक आवेदन में 500 रुपये देकर सुधार किया जा सकता है। 4 दिसंबर तक आवेदन में 500 रुपये देकर सुधार किया जा सकता है। लेकिन 4 दिसंबर या आवेदन की अंतिम दिनांक तक डिक्री आ जानी चाहिए। इनकी जो जैसे विधवा प्रत्यक्षता, विधवा वगैरह की प्रत्यक्षता वगैरह की कोई डिक्री वगैरह, तलाकशुदा की शायद तलाकशुदा की डिक्री वगैरह आती है, तो वो आ जानी चाहिए। तभी अगर नहीं आई है तो आप सुधार नहीं कर सकते, आप सामान्य महिला के रूप में ही फॉर्म भरेंगे, बाद में इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। और यहाँ ये एक नुकसान है, तो एक फ़ायदा भी ये है कि 4 दिसंबर तक आप विधवा प्रत्यक्षता उसके अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन 4 दिसंबर के बाद आप 5 दिसंबर को विवाह करवा भी लेते हैं, तो भी आप इनमें से किसी के अंदर आ रहे हैं तो आप इसी श्रेणी के अंदर आपको इस श्रेणी का लाभ मिलेगा। विधवा प्रत्यक्षता या विच्छिन्न विवाह में आ रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर को ही आपने विवाह करवा लिया है, तो भी इस कैटेगरी का लाभ आपको मिल जाएगा। मतलब आवेदन की अंतिम दिनांक तक जो है व्यक्ति वैसा होना चाहिए। अन्य योग्यताएं, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि उन्होंने नेट जेआरएफ कर रखा है, नेट भरना भूल गया, सर मेरी तो जेआरएफ है, मैं जेआरएफ टिक करना भूल गया, सर मैंने तो पीएचडी कर रखी है, मैं पीएचडी करना भूल गया, सर मैंने तो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा है, मैं वो डिप्लोमा भरना ही भूल गया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का वहाँ कोई मायना नहीं है, इनके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आरपीएससी पर, क्योंकि ये जो भर्ती हो रही है आरपीएससी व्याख्याता की भर्ती या कोई भी भर्ती होती है, उसके अंदर बेसिक जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होती है। जैसे व्याख्याता की भर्ती है तो उसके अंदर क्या चाहिए, एमए बीएड चाहिए, तो उनको सिर्फ एमए बीएड से मतलब है, आपके जाति प्रमाण से मतलब है, और आपकी शैक्षणिक योग्यताएं जो नॉर्मल बीए से 10वीं से लेके और एमए तक की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो ही चाहिए। उसके अलावा आपने नेट कर रखा है, जेआरएफ कर रखा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है व्याख्याता की भर्ती को। तो अन्य जो योग्यताएं होती है उनका कोई औचित्य नहीं होता, और वहाँ जैसे व्याख्याता की भर्ती है इसके अंदर इंटरव्यू भी नहीं है, तो वहाँ भी कोई मायने नहीं रहता है। वहाँ तो सिर्फ आपकी तैयारी मायने रखती है कि आपने तैयारी कैसी की है। आपकी तैयारी अच्छी है और आपका चयन हो जाता है तो आप फाइनली नौकरी करेंगे आराम से, कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ये कुछ जानकारी थी। भविष्य के अंदर इस प्रकार की अगर कोई किसी प्रकार की अगर जानकारी उपलब्ध होगी मेरे पास तो मैं आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने फॉर्म मुझे लग रहा है कि अब तक भर दिया होगा सभी ने, अगर नहीं भरा है तो कल का दिन मतलब आज का जो 3 तारीख है, आज की डेट के अंदर आप फॉर्म भर दें अवश्य। 4 तारीख का इंतज़ार किसी भी स्थिति में मत करें, क्योंकि अंतिम आवेदन की अंतिम दिनांक जो होती है उस दिन 100 में से 100% क्या रहता है, बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। साइट वगैरह हैंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसी चीज़ों का इंतज़ार आप न करें और अपना फॉर्म अवश्य जल्दी से जल्दी भर दें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले विद्यार्थी संकुल मार्गदर्शन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ हिंदी व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की निःशुल्क तैयारी जो है बड़े पैमाने पर करवाई जा रही है और मतलब होती रहेगी लगातार। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।